हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस 120वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशदर्शी और आवेश के गुणधर्म। अगर किसी भी टॉपिक्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं, उसका समाधान अवश्य अगले वीडियो में किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोस्कोप। इसको बोलते हैं विद्युतदर्शी बोलो या तो आवेशदर्शी। विद्युतदर्शी, ठीक है। देखो, स्कोप का मतलब होता है देखना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत यानी आवेश को। हम किसको देखेंगे? आवेश को। तो देखो, ये एक ऐसा उपकरण है, विद्युतदर्शी क्या है? एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से ये ज्ञात हम कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। ठीक है, तो देखो क्या है, एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिससे हमें यह पता चलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। देखो, इसको हम देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे, आवेशित है अथवा नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाए हैं, या आप इसको घर पे भी प्रैक्टिकल करके बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है। मैंने क्या किया है, कांच की एक निर्वातित बोतल लिया है। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका क्या लगा दिया मैंने, धातु की एक प्लेट लगा दी। ये कांच की एक निर्वात बोतल है, इसमें मैंने धातु की एक प्लेट लगा दी। हाँ, और ये क्या है, धातु की छड़ है, और ये क्या है, सोने की पन्नी। दो सोने की पन्नियाँ ऐसे लटका दिया गया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्या है कि ये कैसे पता करेंगे, ये तो हमने बनाया है, कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, यही चीज़ को हम इस साइड में देखते हैं कि कोई आवेशित वस्तु हम इसके पास लाते हैं और इसको टच कराते हैं। ये मान लेते हैं कोई आवेशित वस्तु ला रहे हैं, वो कैसी है, ऋणावेशित चार्ज है। कैसी चार्ज है? ऋणावेशित। अब ये क्या है, ये भी धातु की प्लेट है, और ये क्या है, कांटेक्ट करा दिए, वस्तु को क्या करा दिया मैंने, संपर्क करा दिया। वस्तु का संपर्क यानी कांटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने क्या किया, एक वस्तु है आवेशित है, उसको क्या किया, धातु की प्लेट से स्पर्श कराया, तो आपको पता है कि ये भी कंडक्टर, ये भी धातु है, ये भी आवेशित वस्तु है, तो चार्ज क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो ये चार्ज क्या होते हैं, ऐसे इस पर आ जाते हैं कुछ चार्ज, और धीरे धीरे ये चार्ज कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे। और जैसे ही देखो, दोनों पन्नी पर क्या आते हैं, ऋण आवेश, इस पर भी और इस पर भी ऋण आवेश आ जाएंगे, तो पन्नी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, क्योंकि दोनों पर ऋण आवेश है। ऋण आवेश है तो इसका मतलब क्या है, प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और प्रतिकर्षण बल के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। आपको पता है कि अगर सेम लोग हों, यानी माइनस माइनस हो, तो क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। तो यहाँ पर पन्नी क्या होती है, फैल जाती है, यानी माइनस इस पर आ गया और माइनस इस पर आ गया। ठीक है, यानी ये पन्नी इधर भाग गई और ये वाली इधर। यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, आवेशित है। कि हम जैसे ही किसी वस्तु को, हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को धातु की प्लेट से कांटेक्ट कराएंगे या स्पर्श कराएंगे, तो यदि हम देखते हैं कि सोने की पन्नी फैल जाती है, सोने की पन्नी क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो हम कहेंगे वस्तु क्या है, आवेशित है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इस बात को पॉइंट वाइज। पॉइंट ये है
यदि ऐसा लिखते हैं, वस्तु को धातु की प्लेट से स्पर्श कराने पर देखिए, आप स्पर्श कराया है, कराने पर स्वर्ण पन्नी या स्वर्ण पन्नियां लिख सकते हो, स्वर्ण पन्नियां फैल जाती हैं, फैलने का मतलब है प्रतिकर्षण हुआ, एक दूसरे से दूर भागी तो क्या होगी, फैल जाएंगे, फैल जाती हैं तो वस्तु आवेशित है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इससे हम क्या, इस यंत्र से हम ये बता सकते हैं वस्तु चार्ज है अथवा डिस्चार्ज है, सिर्फ इतना बताया जा सकता है, परंतु ये इससे ये नहीं बताया जा सकता कि वस्तु पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है, ये नहीं बताया जा सकता। सिर्फ क्या बताया जा सकता है, वस्तु चार्ज है या डिस्चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो भी पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर से यानी चालक से नीचे आते, धातु की छड़ से। अब यहाँ पे कुछ इस वाली पन्नी पे आते, कुछ इस वाली पन्नी पे, तो दोनों पे पॉजिटिव होता तो रिपल्सन फिर से होता, रिपल्सन तो दोनों फिर से क्या हो जाती, फैल जाती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस उपकरण से हम स्पर्श करा के किसी वस्तु को बता सकते हैं कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें और काम की चीज क्या है कि ये जो सिद्धांत है, ये जो विद्युतदर्शी है, किस बल पर आधारित है, तो लिख देंगे यह प्रतिकर्षण बल पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल पर कार्य करता है। यानी कि ये विद्युतदर्शी अगर पूछा जाए कि किस सिद्धांत पे काम करता है, किस बल पे काम करता है, प्रतिकर्षण बल पे काम करता है, आकर्षण पे नहीं होगा। क्योंकि देखो आकर्षण में क्या होगा, ये पहले से है और भी चिपक जाएगी, आकर्षण से पता ही नहीं चलेगा कि वस्तु आवेशित है या अन्यथा नहीं, ये पहले से ऐसे रहेगा। तो प्रतिकर्षण बल से हमें पता चलेगा वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। ठीक, तो ये कहते हैं यह प्रतिकर्षण बल पर कार्य करता है। कौन, ये विद्युतदर्शी। ठीक है, ये हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। और एक बात इसमें क्या है कि आवेश को प्रकार को नहीं बता सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ठीक है, आई होप ये सारी बात आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, ये छोटा सा टॉपिक था, याद रखिएगा। अगला है हमारा टॉपिक आज का प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? ऑफ चार्ज मेनली 4 गुण हैं इसके जो मेन है। आवेश के गुणधर्म, या आवेश के गुण लिख सकते हो। ये कॉम का टॉपिक है। पहला हम लेते हैं आवेश का क्वांटिमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। पहला हम लेते हैं आवेश का क्वांटीकरण होता है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण यानी इसको बोलते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्वांटीकरण, क्वांटा इलेक्ट्रॉन
का जो आवेश है वो क्वांटा कहलाता है। जो 1.6 इंटू 10⁻⁻ जो 19 कूलाम होता है, ये आवेश का, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है यही क्या कहलाता है आपका क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या है ना, क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत राशि का मतलब जैसे एग्जांपल से मैं समझूं, जैसे क्या है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कैसे बताएंगे हम लोग। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो एक कक्षा में विद्यार्थी 40 छात्र हो सकते हैं, 100 छात्र हो सकते हैं। देखो यहाँ लिख सकते हैं, कक्षा में छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या, छात्र एवं छात्राओं की संख्या, कुछ भी लिख सकते हो। क्या किसी कक्षा में 50 छात्र हो सकते हैं? हाँ। दूसरा, क्या किसी कक्षा में 100 छात्र हो सकते हैं? हाँ। क्या ये संभव है? ठीक। क्या किसी कक्षा में 5.2 छात्र हो सकते हैं? अब आपको बताना हाँ या नहीं। क्या किसी कक्षा में 1/4 छात्र संभव है? तो देखो, किसी भी कक्षा में जो छात्रों की संख्या होगी वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होगी। या तो 40 छात्र हो सकते हैं किसी कक्षा में, 100 छात्र हो सकते हैं। क्या किसी कक्षा में 5.2 छात्र हो सकते हैं? नहीं भाई, कहाँ से हम 2.2 छात्र कहाँ से लाएंगे? किसी बालक का टुकड़ा कहाँ से लाएंगे? या फिर 1/4 यानी एक बालक का चौथाई भाग कैसे लाएंगे? तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये संभव है किसी छात्र और ये संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से आवेश भी क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब ट्रांसफर होता है या किसी वस्तु में जो आवेश होता है वो पूर्णांक, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पूर्ण संख्या के रूप में होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 5/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। इसका जो फार्मूला है मैं आपको बताऊं यहाँ पे, इसका फार्मूला होता है Q बराबर NE प्लस माइनस NE। तो इसका दो रूप है, देखें यहाँ पे। पहला है Q बराबर प्लस NE होगा, और एक क्या है, Q बराबर माइनस NE। इसका मतलब है इस वाले का इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। और इस सूत्र का क्या मतलब है, माइनस यानी का, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो पहले मैं ये बता दूं आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। देखो, प्राकृतिक में किसी भी आवेशित वस्तु पर, नेचर में कोई भी आवेशित वस्तु है, उसका जो कुल आवेश है, जो मूल आवेश बताया रखा है पिछली वीडियो में, स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। तो पहले तो मैं लिख देता हूं यहां पे, किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश, यहां पर हमने क्या लिया है, कैपिटल क्यू। किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश उसके मूल आवेश को क्या बोलते हैं, ई। उसके मूल आवेश ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम के पूर्ण गुणज होता है। मतलब समझिएगा इसका, किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश क्यों, उसके मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज मतलब n पूर्ण गुणज होता है। या प्रकृति में ऐसा भी कर सकते हो, प्रकृति में, नेचर में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो NE, ई क्या है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम।
n क्या है, जरा यहाँ पे n को समझेंगे। ये n क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और जो आपका पूर्णांक होता है, पूर्णांक आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड सो ऑन। इधर क्या होता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, इस तरह से एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे n क्या है, पूर्णांक है, यानी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन में, कोई इलेक्ट्रॉन है उसमें हम पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो वही वस्तु पर आवेश उपस्थित होता है, यानी कि Ne के रूप में क्या होगा, आवेश होगा। यानी कि किसी वस्तु से मतलब ये है Ne का, Ne का मतलब जैसे n का मतलब 2, यहाँ पे अगर 2 लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2e, 3 लेते हैं 3e, माइनस लेंगे तो -3e। तो इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जैसे -2 कूलाम, -2 इलेक्ट्रॉन है, तो -3 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन होता है। या फिर दूसरे तरीके से इस तरह कह सकते हो कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा पूरा पूरा होता है। पूरा पूरा का मतलब ये है कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन कभी आधा तिहाई ट्रांसफ़र नहीं होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। कि जैसे मेरे पास है 1.5 इलेक्ट्रॉन, मैं किसी दूसरे बॉडी को दे दूं, ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार से छात्र क्या हो सकते हैं, आधा तिहाई नहीं हो सकते, उसी प्रकार से आवेश का भी भिन्न रूप नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं, इस सूत्र से हमें ये पता चलता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पूरा पूरा होता है, भिन्नात्मक रूप में नहीं होता, यानी भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा, भिन्न के रूप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। सिर्फ इतनी सी बात आपको समझना है, ठीक है। तो आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यू क्लियर। मिट देते हैं, इधर ही क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, ये तो बस ऐसे समझा रहे थे। क्वेश्चन हमारे पास है एक, इसी पे एक क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। लिख देते हैं क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको याद भी रखना है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। सोल्यूशन इसका क्या है, जरा देखिएगा। देखो सोल्यूशन इसका है, देखें 1 कूलाम आवेश, क्यों कितना दिया है, स्मॉल क्यों लिखें या कैपिटल क्यों लिखें, ठीक है। क्यों कितना दिया है भाई, 1 कूलाम, और हम जानते हैं कि E बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये फिक्स है। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। इसका मान 1 है, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻ कितना है, -19 कूलाम, ठीक है। अब देखेंगे ये कितना है, साधारण भिन्न में बदलेंगे, ये 16/10 हो जाएगा, 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 10 बटे क्या हो जाएगा, 16, और तब तक इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, इसकी घात कैसे हो जाएगी, प्लस में 19 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम भाग लगाएंगे, पॉइंट जाएगा, 100 होगा, 16 छक्का 96, 6 16 दूना 32, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 10⁻ कितना, प्लस का 19, ठीक है। अब पॉइंट को हम क्या है, अंक के दाईं ओर ले जाएंगे, तो क्या होगा, एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 6.25 × 10⁻ क्या होगा, 19 कूलाम, यानी n। तो ये तो आपको याद रखना है कि 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 होता है, सॉरी 18 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको मिट देते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्वेश्चन दूसरा है, किसी पदार्थ पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है,
अधिकता है। ठीक है, तो आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्या है कि किसी पदार्थ पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। देखो 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मतलब है पदार्थ ने या चालक ने, किसी पदार्थ पर या किसी चालक पर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चालक पर। ठीक है, तो किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को क्या लिया है, क्या किया है, ग्रहण किया है। ठीक है, अधिकता का मतलब ग्रहण किया है। अब यहाँ पे देखो n सोल्यूशन इसका क्या है भाई, n कितना है हमारे यहाँ 1500। ठीक है, E कितना है, सारा संसार जानता है इस बात को, -19 कूलाम। क्या पूछा जा रहा है हमसे, क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क, तो सारा संसार जानता है क्यों बराबर n इंटू ई। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ गड़बड़ हो सकता है। क्या बोला है कि क्यों बराबर क्या है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अभी मैंने बताया जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो देखो ये वाला फार्मूला बताया था, क्यू बराबर माइनस एन ई, अभी जस्ट पहले। तो क्यू बराबर क्या लगेगा, माइनस एन ई लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो क्यू बराबर माइनस एन का मान कितना है 1500 और इसका मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -19 कूलाम। ठीक है, 1500 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखो क्यों -15 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, 2 पावर क्या हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा आपका 17। ठीक है, ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, क्यू बराबर -240 और 10 टू द पावर -17 है ना, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्यों बराबर लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर कितना -16। ये हो जाएगा इसका क्या, फाइनल आंसर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलाम आवेश संभव है अथवा नहीं। ठीक है, क्या किसी वस्तु पर 1.6 इंटू 10 टू पावर 18 कूलाम संभव है कि नहीं, बताना है कि किसी वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। तो देखो कैसे हम करेंगे, सोल्यूशन इसका रहेगा भाई, सोल्यूशन रहेगा क्या है कि इतना इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण आएगी, पूर्ण संख्या के रूप में आएगी, तो हम कह देंगे कि हाँ उस वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन संभव है, अन्यथा नहीं रहेगा। तो देखो, तो n बराबर पहला क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, n बराबर आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से क्या देखेंगे, तो n बराबर क्या होता है, क्यू बाई ई, क्यू बाई क्या होता है ई। क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है 18। ठीक है, ये इसको -18 ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। अब ये देखो, ये से ये कट गया, 10 टू द पावर कितना है -18, ऊपर जाएगा 10 का पावर कितना हो जाएगा 19। अब 19 में 18 गया क्या बचेगा 10, और 10 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, ये n ही बताएगा कि किसी वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन संभव है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलाम आवेश किसी वस्तु पर संभव हो सकता है, क्योंकि n का मान क्या है, पूर्णांक का है। अगर n का मान फ्रैक्शन के रूप में आता है 1.5 या 2.5 आता, तो इस तरह से मान अगर आता
तो वो क्या होता है, संभव किसी वस्तु पर नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की सारी सवालें आप लोग कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरी प्रॉपर्टी पे। चलिए इसको बैठते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण। कौन सा? आवेश संरक्षण या आवेश का संरक्षण। संरक्षण शब्द का मतलब होता है नियत। क्या होता है? नियत। देखो इसको समझेंगे। आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा क्या, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, सिमिलर उसी तरह है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको इस तरह कहते हैं, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है या रहता है। ये वो इतनी बड़ी बात बोलने से अच्छा है इस छोटी सी बात में निपटा दो। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, यानी नियत रहता है। कैसे हम समझेंगे? विलगित निकाय क्या है? जैसे विलगित निकाय अगर मैं बताऊं, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बाहर से ब्रह्मांड से मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसे सिस्टम, जिस सिस्टम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस सिस्टम में बाहर से मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इसी चीज़ को क्या करते हैं, कहते हैं विलगित निकाय। ठीक है, निकाय क्या है? मतलब एक सिस्टम से मैं पढ़ा रहा हूँ और इस सिस्टम में मुझे बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? विलगित निकाय बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल अगर इसको देखा जाए, एग्जाम्पल कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे माइनस चार्ज होता है, एक प्रोटॉन है जिसपे ई प्लस चार्ज होता है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो गामा बनाता है। क्या होता है? गामा फोटॉन। क्या बनाता है? गामा फोटॉन। ये देखो युग्म उत्पादन की क्रिया होती है। जब नाभिक वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, है ना, तब ये आपको युग्म उत्पादन की क्रिया मिलेगी। युग्म उत्पादन की क्रिया में क्या होता है कि गामा फोटॉन है, गामा फोटॉन किसी भारी नाभिक से जब टकराता है तो उसकी क्या जो ऊर्जा होती है वो अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके उसे नष्ट कर देता है, और इसको दो चीज़ में उत्पन्न करता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है पॉजिट्रॉन। और इन दोनों पर आवेश कितना होता है? शून्य होता है। कैसे? देखो, ये है इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये आपका क्या है? पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन। ये देखो इस पर कितना आवेश है? ई माइनस। इस पर कितना है? ई प्लस का। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? जीरो। यानी इसको हम लिख सकते हैं सीधा कितना, क्यों बराबर कितना है? आवेश जीरो है। और जैसे ही ये क्या है, इस पर भी क्या है? इस पर भी अगर कुल आवेश पूछा जाए तो क्या है? जीरो। इस पर भी क्या है? कुल आवेश जीरो है। क्योंकि क्या हुआ, ये गामा फोटॉन किसी भारी नाभिक से अवशोषित कर लिया जाता है और अपनी सारी ऊर्जा को क्या करता है? विनाश कर देता है। तो ये क्या है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या है? टूट जाता है। तो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वही आवेश इस पर होगा। तो यहाँ पे देखो, जो क्रिया के पहले आवेश था वही क्रिया के बाद भी आवेश है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ना तो आवेश उत्पन्न किया गया और ना ही नष्ट किया गया। आवेश पहले जितना था अब भी उतना है। ठीक है, और ये मैं इसके बारे में बता दूं, पॉजिट्रॉन क्या है? एक धनावेशित कण है। सुन लीजिएगा, पॉजिट्रॉन क्या है? एक धनावेशित कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, इसका पॉजिट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, किंतु विपरीत।
यानी क्या होता है एक ये माइनस में होता है तो ये क्या होता है प्लस में, लेकिन आवेश दोनों पे क्या होता है बराबर। अगर ए पे 1.67 गुणे 10 घाते -19 है तो दूसरे पे -1.6 गुणे 10 घाते -19 होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल अगर कहें, दूसरा ये है कि देखो जैसे हम क्या है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो देखो एबोनाइट की छड़ होती है ऋण आवेशित, बिल्ली की खाल होती है धन आवेशित, पीछे बता रखा है मैंने। तो जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से हम लोग रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर जितना लाभ होता है उतना ही बिल्ली की खाल पर हानि होती है, क्योंकि एबोनाइट की छड़ पर क्या होता है ऋण आवेश आ जाता है, उतना ही ऋण आवेश होता है, और बिल्ली की खाल पे क्या होता है उतना ही धन आवेश होता है। तो इससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकले उतना दूसरे में चले गए, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरण संभव है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ स्थानांतरण हुआ। इसका मतलब आवेश पहले जितना था इतना अभी भी आवेश है, यानी आवेश कैसा है संरक्षित है। ठीक है, ये दूसरे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण या आवेश का संरक्षण। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता। मिट देते हैं इसको। देखो नोट्स में ये सब आपको मिल जाएगा, है ना, बहुत अच्छे से लिखा हुआ, तो इसकी आप चिंता ना करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड जो है जाके चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से नोट्स आप ले लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टी आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, ये आवेशों की योज्यता क्या है देखो, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, या फिर पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है, किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश, उस वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है, मान लेते हैं कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज, उस वस्तु पर समस्त आवेशों समस्त उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब इसमें धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, और बीजगणितीय योग ही ये बताता है कि आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है, इसका क्या होता है अदिश योग, यानी आवेश को जब भी हम जोड़ेंगे प्लस माइनस में रख कर जोड़ देंगे, ये उसका इसका अदिश फॉर्म है, यानी बीजगणितीय योग। जैसे मैं बताऊं, मेरे पास क्या है, एक ऐसा कोई वस्तु है, ठीक है, ऐसा, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहाँ पर माइनस Q3 आवेश है, और यहाँ पर प्लस Q4 आवेश है। तो इसका टोटल जो आवेश है इन आवेशों के योग के क्या होगा बराबर होगा। तो नेट आवेश इसका क्या बोलते थे, क्यों कुल आवेश कहेंगे, कुल आवेश, कैपिटल क्यों लिखें या स्मॉल क्यों, क्यों आवेश क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस क्या Q3 प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो सबको, प्लस क्या है Q4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और प्लस Q4। इसी तरह से जितने भी आवेश होंगे हम क्या करेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अगर एग्जाम्पल समझें हम, अगर मैं एग्जाम्पल देखूं आपके सामने एक, जैसे मान लो क्या है, एक ये वस्तु है ना, एक इसमें क्या है
3 कूलाम, 5 कूलाम और ये है 10 कूलाम। तो बताइए इस बॉडी पे टोटल आवेश कितना है? वो बोलते हैं कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 3, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 10, 10 5 15, 15 में से 3 गया, 12 कूलाम आवेश हो जाएगा टोटल चार्ज। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह से हमें करना रहेगा। आवेशों की क्या है, ये योज्यता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। चौथा है हमारे पास लास्ट है और काम का भी है। लास्ट है, ये काम का है। देखो, आवेश एवं द्रव्यमान, आवेश एवं द्रव्यमान का चाल पर निर्भरता, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आवेश स्वतंत्र गति में है, या कह सकते हैं आवेश अचर है। आवेश क्या है? अचर है। इसको समझें, आवेश अचर है। तो पहली बात इसमें देखिए क्या है। पहली बात है, ये तो हमारे यहाँ हेडिंग थी, ठीक है। पहली बात इसमें यह है कि द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। द्रव्यमान चाल पर निर्भर होता है, या होता है लिख दो। द्रव्यमान चाल पर निर्भर होता है, कैसे हम देखेंगे, ठीक है। परंतु दूसरी बात क्या है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं होता है। दोनों बात को समझेंगे। आवेश अचर है मतलब चाल जो वस्तु चाहे रेस्ट पर है उसका आवेश, और चाहे कोई वस्तु गतिशील है उसका आवेश, आवेश का मान चेंज नहीं होगा। आवेश का मान चेंज नहीं होगा, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही रह जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक फार्मूला है आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत। m बराबर m0 बराबर होता है, सॉरी m बराबर होता है m0 अपॉन √1 - v²/c²। जहाँ पे देखना ये काम का फार्मूला है, देखिएगा अभी इससे क्या होता है। m0 क्या है? वस्तु का विराम द्रव्यमान, ठीक है। v क्या है? वस्तु की चाल है। c क्या है? प्रकाश की चाल, ठीक। ये तीन चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है ना, तो उसका जो भी आवेश होगा उसका द्रव्यमान भी वही होगा। भाई जैसे मैं रुका हूँ, मेरे पे आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। मेरा जो द्रव्यमान है वो 60 kg है अभी। तो इस समय क्या है? आवेश और द्रव्यमान बराबर है। लेकिन अगर वस्तु यानी मेरा वेग क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो आवेश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चाल पे निर्भर नहीं करता है। आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए, सिर्फ मान लेना है कि मेरी जो चाल है, मैं वस्तु है, मेरी चाल क्या कर दी है? प्रकाश की चाल के बराबर कर दी जाए। मेरी चाल क्या है? प्रकाश की चाल के बराबर कर दी जाए। इसकी प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इतनी ही चाल क्या कर दी जाए? मेरी कर दी जाए। संभव नहीं है, पर अगर मेरी कर दी जाए वस्तु की, यानी मेरी, तो देखो यहाँ से 3 × 10⁸, ये भी क्या? 3 × 10⁸ कट जाएगा, और कट के क्या बचेगा? 1, और 1 में से 1 गया 0। √0 का मान 0 से किसी में डिवाइड मारेंगे, भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा?
अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 से किसी भी संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत। और देखो द्रव्यमान कितना आया, द्रव्यमान कितना आ रहा है? अनंत हो जा रहा है। यानी कि वस्तु की चाल, अगर मेरी चाल प्रकाश की चाल के बराबर बढ़ा दोगे तो वस्तु का जो द्रव्यमान है इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत में है। लेकिन आवेश के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर वस्तु है, स्थिर वस्तु का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही होगा। अगर कोई वस्तु 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तब भी उसका इलेक्ट्रॉन यानी आवेश वही का वही रहेगा, क्योंकि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है ना। किसी वस्तु की चाल मान लो 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आवेश का मान कितना होगा? वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ही कूलाम रहेगा। इसीलिए बोलते हैं आवेश क्या है? अचर है। चाहे वस्तु क्या है? वस्तु चाहे रेस्ट में हो, चाहे रुकी हो, चाहे गतिशील हो, आवेश का मान नहीं बदलता है, परंतु द्रव्यमान का मान बदल जाता है। मैंने करके दिखा दिया। वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के ले लिया, तो ये जो द्रव्यमान है, गतिक द्रव्यमान क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और ये पांचवा एक पॉइंट होता है इसका कि किसी, देखो, अगर हमें आवेश का सही निरीक्षण करना है तो हम प्रतिकर्षण बल से करते हैं। अगर आवेश का सही निरीक्षण करना है तो प्रतिकर्षण बल द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक छठा पॉइंट है कि कोई आवेशित वस्तु है, वो सदैव उदासीन वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। एक आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। ये दोनों पॉइंट उतने काम के नहीं थे जितना उससे पहले के पॉइंट काम थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ाया सब क्लियर है। अगर कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट करें, कमेंट में मैं पढ़ूंगा और अगले वाली वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।